अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। एफपीएससी पास पेपर्स में से ये पेडागोजी एमसीक्यूज का पार्ट 4 प्रेजेंट किया जा रहा है 2018 के पेपर में से। प्रीवियस पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये पेपर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 4th पार्ट है। इसके अलावा पेडागोजी के तमाम टॉपिक वाइज नोट्स और पास पेपर्स के लिए और इंग्लिश के नोट्स के लिए आप ये दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In discovery method of teaching, the students are generally forced to work as scientists. This statement is propounded by यानी कि डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चों को आप फोर्स करते हैं कि वो एज ए साइंटिस्ट वर्क कर रहे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट दी थी किसने? ये आर्मस्ट्रांग ने ये स्टेटमेंट दी थी। तो डिस्कवरी लर्निंग को आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग या इंस्ट्रक्शन लेस लर्निंग भी कहते हैं। इसमें बच्चों को छोड़ दिया जाता है और वो खुद से डिस्कवर कर रहे होते हैं, चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, आंसर्स वगैरह। तो इसमें एज ए वो साइंटिस्ट भी काम कर रहे होते हैं। आर्मस्ट्रांग के मुताबिक इन्होंने इस मेथड को और ह्यूरिस्टिक मेथड को इन्होंने प्रोपाउंड किया था। सी आंसर आ जाएगा। द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड इज, ह्यूरिस्टिक मेथड का सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है, उसका उसूल क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग फ्रॉम पास्ट, लर्निंग थ्रू अदर्स। तो ये सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें बच्चे चूंकि इंडिपेंडेंट डिस्कवरर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, वो खुद से आंसर को डिस्कवर कर रहे होते हैं, वो खुद से चीजों को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। टीचर साइड पे खड़ा होकर उनको देख रहा होता है। तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए। इस मेथड को भी आर्मस्ट्रांग ने प्रोपाउंड किया था, ह्यूरिस्टिक मेथड को। परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन इज, यानी ऑब्जर्वेशन के जरिए कितना नॉलेज आप गेन कर सकते हैं? 75%, 50%, 34%। तो जो ऑब्जर्वेशन है उसके जरिए मोस्टली बच्चे लर्न कर रहे होते हैं, वो दूसरों को देख के सीख रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन के जरिए ज्यादा नॉलेज गेन किया जाता है, यानी 75% से ज्यादा नॉलेज ऑब्जर्वेशन के जरिए गेन किया जाता है। कीपिंग इन व्यू द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास आर जनरली ग्रुप्ड एज, यानी कि क्लास में बच्चे डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उनको एज ए आप किस तरह से ग्रुप करते हैं? एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज। तो ये बच्चों की डिफरेंट टाइप्स होती है ना, तो उनको आप क्या करते हैं कि उनको इन तमाम उनके मेंटल एबिलिटीज जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग आप क्लास में ग्रुपिंग उनकी करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। उनकी मेंटल एबिलिटीज डिफरेंट होती है। डी आंसर आ जाएगा। रोट लर्निंग इज द डीमेरिट ऑफ, रोट लर्निंग किसका डीमेरिट है? यानी कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड। तो रोट लर्निंग बेसिकली होती क्या है? ये रेटलाइजेशन को कहते हैं, यानी मेमोराइजेशन, जुबानी याद करने को आप कहते हैं। तो ये रोट लर्निंग सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में होती है, ये इसका डीमेरिट है। जबकि लर्नर सेंटर्ड या एक्टिविटी सेंटर्ड में रेटलाइजेशन नहीं होती, बल्कि उसमें एक्टिविटीज के जरिए चीजों को सिखाया जाता है। तो ए यहाँ पे आंसर आ जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान इज, लेसन प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? करिकुलम, इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव्स, आईक्यू। तो लेसन प्लान के हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। 6 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। उसमें ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल्स, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, गाइडेड टीचिंग और क्लोजर एंड असेसमेंट, ये इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना, यानी कि आपके लर्निंग आउटकम्स, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द हेडशिप ऑफ, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 किसकी हेडशिप के अंडर इसको बनाया गया था? फजलुर रहमान, लियाकत अली खान, एस.एम. शरीफ। तो 1959 में जनरल अयूब खान की गवर्नमेंट ने ये नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाया था। तो ये चीफ सेक्रेटरी एस.एम. शरीफ की हेडशिप में ये नेशनल एजुकेशन कमीशन ये बनाया गया था। तो इसमें कुछ जो है तो चीज़ों को डिस्कस किया गया था और रिपोर्ट पेश की गई थी एजुकेशन के हवाले से। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए, एस.एम. शरीफ की हेडशिप में ये बनाया गया था। इसकी फर्दर मैंने डिटेल यहाँ पे दे दी है, इसको आप रोक के वीडियो को आप इसको डिटेल को पढ़ सकते हैं। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रीडिएशन ऑफ टीचर्स एजुकेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में टीचर्स एजुकेशन के लिए कौन सा इदारा रिस्पॉन्सिबल है? तो ये NECTE, नेक्टे, ये इदारा जो है ना, एक्रोनिम डिफरेंट दिए गए। ये नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये इदारा जो है तो टीचर्स की एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान में।
ये HEC के ज़ेरे एहतमाम, हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेरे एहतमाम ये 2006 में इसको बनाया गया था और तकरीबन 500 से ज़्यादा एजुकेशन प्रोग्राम्स टीचर्स के लिए इसके थ्रू जो है ना रखे गए थे। सी आंसर आ जाएगा। एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज हेडेड बाय, 1970 की जो एजुकेशन पॉलिसी है ये किसने इसको हेड किया था? फजलुर रहमान, SM शरीफ, नूर खान। तो एजुकेशन पॉलिसी जो है तो इसको 1970 को नूर खान रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो ये चूंकि आंसर दिया नहीं गया, अब्दुल हफीज पीरजादा ने इसको हेड किया था। तो इसी पॉलिसी के अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी बनाया गया था। तो डी यहाँ पे आंसर आ जाएगा, चूंकि जवाब यहाँ पे नहीं दिया। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर नेशनलाइज्ड अंडर, कौन सी पॉलिसी के अंडर जो है तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज किया गया था? ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947, एजुकेशन कमीशन या 1972 की पॉलिसी? तो ये 1972 की जो पॉलिसी है तो जुल्फकार अली भुट्टो ने दी थी ये 29 मार्च 1972 को। तो 1 अक्टूबर 1972 को जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। तो ये सी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू क्लास, कौन सी क्लास तक फ्री एजुकेशन को रिकमेंड किया गया था 1970 की पॉलिसी के तहत? इसको नूर खान रिपोर्ट भी कहते हैं। तो ये क्लास 10 तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को रेकमेंड किया गया था इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी के अंडर ओपन यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये 1972 की पॉलिसी जो पीछे भी डिस्कस हो चुकी है, उस वो पॉलिसी 29 मार्च 1972 को बनाई गई थी और ये एस्टेब्लिश हुई थी ओपन यूनिवर्सिटी मई 1974 में इसी पॉलिसी के अंडर। ये आंसर आ जाएगा। द फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 वाज, 1978 की जो पॉलिसी है उसका फोकस क्या था? इस्लामिक वैल्यूज, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द। तो इस पॉलिसी को हम देख लेते हैं। ये ज़िया-उल-हक गवर्नमेंट ने 1978 में ये पॉलिसी इशू की थी और इसमें अरबिक, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ ये सब्जेक्ट्स जो हैं कंपलसरी करार दिए गए थे। और इसी पॉलिसी के अंदर नेशनल एजुकेशन काउंसिल भी बनाई गई थी 1978 में। तो इसमें ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, इस्लामिक वैल्यूज़, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, बोथ ए एंड बी इसमें आंसर्स आ जाते हैं, इन पे फोकस किया गया था। इफ काउंसलिंग सर्विस इज टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, फॉलो अप इज, अगर काउंसलिंग सर्विस से मुराद ये है ना कि आप किसी को अंडरस्टैंड करते हैं, तो फॉलो अप से क्या मुराद होती है? तो फॉलो अप से मुराद ये होती है कि आप उससे मजीद इन टच रहते हैं, आप उस काउंसलिंग सर्विस जो आपने उसको दी हुई है उसको मजीद कंटिन्यू करते हैं, एक तरह से उसको आप मजीद री इन्फोर्स करते हैं, फॉलो करते हैं उस चीज को, दोबारा उसको आप देखते हैं, उससे इन टच रहते हैं। तो ये ए यहाँ पे आंसर आ जाता है। कीप इन कंस्टेंट टच विद फॉर्मर स्टूडेंट, यानी पिछले स्टूडेंट से जिसको आपने काउंसलिंग दी हुई है उससे मजीद इन टच आप रहते हैं, ये आंसर आ जाएगा। इन अ क्लास देयर आर चिल्ड्रन हु यूजुअली गेट आउट ऑफ द सोशल सर्कल, हाउ डू यू डिस्क्राइब दीज चिल्ड्रन? एक क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो कि सोशल सर्कल से बाहर निकल जाते हैं, जो घुलते मिलते नहीं है, उनको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सोशिएबल टाइप तो वो बच्चे होते हैं ना जो घुलते मिलते हैं, फ्रेंडली टाइप, वेलकमिंग टाइप, तो वही कौन से बच्चे होते हैं ये? तो ये जाहिर है ये तीनों आंसर गलत आ जाते हैं, क्योंकि ये तो सोशल बच्चे हैं ना, इनको आप अनसोशल टाइप कह सकते हैं, जो बच्चे घुलते मिलते नहीं है बल्कि सोशल सर्कल से बाहर निकल जाते हैं। तो डी आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। फॉर द काउंसलिंग सर्विस टू बी इफेक्टिव द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर शुड, अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग सर्विस स्कूल में इफेक्टिव हो तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना चाहिए? तो काउंसलिंग सर्विस को इफेक्टिव होने के लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को नीड्स और इस गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोग्राम के गोल्स उनका उसको पता होना चाहिए, उसकी नेचर का भी उसको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा। उसको फेमिलियर होना चाहिए विद द नेचर, गोल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, तो ये इस चीज से उसको आगाही होनी चाहिए। What is the ultimate aim of counseling for the individuals to attain? यानी काउंसलिंग के जरिए इंडिविजुअल्स क्या चीज अटेन करते हैं, क्या चीज हासिल करते हैं? रिजेंटमेंट, सेल्फ पिटी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये तीनों नेगेटिव आ जाते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन खुद को तबाह करना, सेल्फ पिटी खुद पे
तरस खाना, रिजेंटमेंट, ये नफरत के सेंस में है। तो ये सारे क्या हैं कि ये नेगेटिव आ जाते हैं। जबकि काउंसलिंग सर्विस के जरिए बच्चों को आप उनकी सोशल, एकेडमिक, इमोशनल और उनकी पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो ये नेगेटिव पॉइंट आ जाते हैं। इसलिए आपका जवाब नन ऑफ द अबव आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मजीद जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उनका लिंक आपको राइट साइड पे और प्ले लिस्ट का भी लिंक आपको नजर आ रहा होगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। उम्मीद है आपको इस लेक्चर से कुछ फायदा हासिल हुआ होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।